अध्याय 15। धूल की सुगंध अभी भी बनी हुई है। कल सुबह तुम दोनों क्या कर रहे हो? राजकुमार ने विस्तृत निर्देश भी दिए। होआंग तुहा के साथ दाई निन्ह वार्ड के रास्ते में चू तुतान ने संदेह से पूछा। ओह, कोर्ट में कुछ काम है। असल में अगर मैं नहीं भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं, उसने मन ही मन सोचा। चू तुतान ने प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। सुम को वाकई बहुत ताकतवर है। क्वी वोंग जैसे किसी व्यक्ति के आगे किसी के लिए भी इतने प्रभावी ढंग से काम कर पाना दुर्लभ है। राजकुमार हा ने सिर हिलाया। राजा क्वी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। परिवार के साथ काम करना, जाहिर है, दबाव बहुत ज्यादा है। यह सही है। इस साल की शुरुआत में राजकुमार अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए आधे महीने के लिए गए थे, जब शाही दरबार में अराजकता थी। विभिन्न कार्यालयों में दर्जनों लोग थे, लेकिन वे उनका काम नहीं संभाल सकते थे। अंत में सम्राट को एक आदेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें उन्हें तुरंत राजधानी लौटने के लिए आमंत्रित किया गया। होआंग तुहा ने लीथू बाग को सरकारी दफ्तरों में आधिकारिक काम संभालते देखा था, इसलिए वह अच्छी तरह समझ गया था। उसने चुपचाप सिर हिलाया, खुद से सोचते हुए, इस दुनिया में सभी लोगों की अपनी पसंद होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्यूई वोंग के पास सब कुछ था, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि किस नई चीज ने उनकी रुचि जगा दी है। पीछे मुड़कर सोचने पर ऐसा लगता था कि जैसे केवल वह छोटी मछली ही हमेशा उसके साथ थी। मुझे नहीं मालूम कि इसका किसी महत्वपूर्ण बात से क्या संबंध है। वर्तमान सम्राट भी इसके बारे में नहीं पूछ सकता। यह इतना रहस्य अवश्य होगा कि दुनिया हिल जाएगी। लेकिन कांच के फूलदान में पली हुई एक छोटी मछली, जो इतनी कमजोर हो कि उसे सिर्फ 2 उंगलियों से कुचला जा सके, वह क्या रहस्य छिपा सकती है? उसने अपने घोड़े को झूजी किन का अनुसरण करने के लिए आग्रह किया, जबकि वह उस आदमी को याद कर रहा था जो उसके बगल में एक मछली की टंकी थी। पिछली बैठक में उसने महसूस किया कि उसकी आंखें अधिक से अधिक जटिल हो गईं। यह वास्तव में घुटन से तनावपूर्ण थी। घोड़ा उसके विचार अन्य स्थानों पर बह रहे थे, यहाँ तक कि उसके हाथ को भी बागडोर पकड़े जाने लगा। उएन, उसने गुनगुनाया, और अनजाने में बोल पड़ी, वांग यू से निपटना भी बहुत मुश्किल है। यह कहते हुए वह अचानक अपने होश में आई। उसने देखा कि झो जी किन उलझन में अपना सिर खुजला रहा था, जबकि वांग यू दूसरी तरफ से अपने घोड़े को आगे बढ़ा रहा था, इत्मीनान से आगे पीछे चल रहा था। गर्मियों की शाम ठंडी थी। एक गहरा, पारदर्शी नीला रंग पूरे चांगान शहर को ढक रहा था। वांग यू उनकी ओर चला। उसकी अभिव्यक्ति शांत और सौम्य थी, एक कुलीन परिवार के वंशज का आचरण दिखा रही थी, वसंत में एक विलो शाखा की तरह सुरुचिपूर्ण। चांगान में कर्फ्यू लगने वाला है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज अभी भी कोमल थी, लेकिन बोलने से पहले ही वह उसकी मुस्कुराहट देख सकता था। उसकी नजरें चू तू तान से आगे निकलकर होआंग तुहा पर रुक गईं। उसकी मुस्कान और भी साफ थी, उसके होठों के कोने और भी खूबसूरती से मुड़े हुए थे। पिछली बार जब वे मिले थे, उसके काम और शब्द और उसकी मुस्कान को देखते हुए जो अब त्रुओंगन में चांद की तरह चमक रही थी, उसके दिल में अचानक डर और प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया ताकि उसकी नज़र से बच सके। वोंग वान ने अपने घोड़े को अपनी तरफ जाने के लिए कहा, अपना सिर नीचे किया और धीरे से पूछा, क्या फिर से मामले की जांच करने जा रहे हैं? होआंग तुहा ने अपने होंठ काटे और थोड़ा सिर हिलाया। उसके बगल में चू तू तान ने जल्दी से समझाया, यह क्वी वोंग था जिसने हमें साथ जाने के लिए कहा था, और यहाँ राजकुमार की लिखावट है, भाई, देखो। वोंग वान ने नजर घुमाई और मुस्कुराया। दाई निन्ह वार्ड में ऐसी घटना होने के कारण
मुझे डर है कि यह बहुत सुरक्षित नहीं है। मैं आप सभी को वहां ले चलता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मुझे पता था कि आप उत्साही हैं। चू तू तान खुश हुआ। क्या सुंग को ने जो कहा वह सच है? हुआंग तुहा ने सिर हिलाया। वोंग वान उन दोनों के साथ साथ चल रहा था। अचानक अनजाने में बोल पड़ा, कल ट्रोंग हंग आना पंजीकरण के लिए आएगा। तभी राजकुमार हाँ बोले। यह मामला वास्तव में राजकुमार वांग को परेशान कर रहा है। किसी और दिन मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूंगा, वोंग वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल आप सभी ता किम गो वे जाकर देखिए। त्रोंग हंग आन्ह पानी में मछली की तरह होगा। सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। बहुत बढ़िया। मुझे आपके घर आकर मुफ्त में खाना पसंद है। खाने की बात करते समय चू तू तान का चेहरा चमक उठता और वह उत्साहित हो जाता। सच बताऊं तो मैंने राजधानी के सभी सरकारी दफ्तरों में मुफ्त में खाना खाया है। इंपीरियल सेंसरेट को एक बार खाना खाने के बाद चले जाना पड़ता था और फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता था। हर भोजन से पहले उसे शाही दरबार के कैथोलिक धर्म का प्रचार और प्रशंसा करनी पड़ती थी। क्या आपको लगता है कि यह कठिन था? निगलने में सबसे कठिन चीज है दाली मंदिर का भोजन। वहाँ की रसोई की दीवारें कानूनों से सफेद हैं। अगर सिर नहीं काटा तो फांसी, अगर 3000 मील के लिए निर्वासित नहीं किया गया। मुझे ता किम गोवे में खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है। वहाँ बहुत से युवा लोग हैं, समान रुचियां हैं, बहुत से परिचित हैं और वहाँ काफी चहल पहल रहती है। घर पर खाने से ज्यादा मजा आता है। ओह, और मैं आपके शेफ से भी मिला। वह शहर में दूसरी सबसे अच्छी कुक है। वोंग वान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि नंबर 1 कौन है? बेशक दुल्हन दूसरे भाई झांग के दरवाजे से नहीं गुजरी है। वह वास्तव में खाना पकाने में माहिर है। चू तू टैन ने अतिशयोक्तिपूर्वक प्रशंसा की। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि बार में मालिक का दशकों का अनुभव एक युवा महिला जितना अच्छा नहीं है? यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राजा झाओ और राजा नगाक भी इससे सहमत है। आप क्या सोचते हैं, सुंग को? ठीक है, उदाहरण के लिए गुड़हल के फूल में से दी हर फूल को तोड़कर मुरझाई हुई पंखुड़ियों को हटा देंगी। सराय में आम तौर पर लोग उन्हें पहले से तैयार करके रखते हैं। जब खाने का समय होता है तो वे मुट्ठी भर पंखुड़ियां उठाकर डाल देते हैं। हो सकता है कि बहुत सी पंखुड़ियां ऐसी हों जो ताज़ी न हों। यदि हम इस मानक से आकलन करें तो निःसंदेह में से डिच द्वारा पकाया गया सूप अधिक स्वादिष्ट होगा। होआंग तुहा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उस समय अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जिससे वह स्तब्ध रह गई। उसे अचानक वह दिन याद आ गया जब त्रुओंग हैंग आन्हा के घर पर समूह गुड़हल का सूप खा रहा था। जब नगाक वोंग ने एक अजीब पेंटिंग देखी, उस समय उसकी अजीब अभिव्यक्ति अब याद करके लोगों को अभी भी असहज महसूस हो रहा था। पेंटिंग की सामग्री को याद करते हुए वह और भी हिल गई। कागज पर 3 चित्र थे। पहला एक व्यक्ति था जो बिजली गिरने से जलकर मर गया था। दूसरा चित्र लोहे के पिंजरे में बंद एक मृत व्यक्ति का है। यह हाल ही में हुए 2 अपराधों के तरीके से मेल खाता है। क्या यह महज संयोग हो सकता है? तीसरी तस्वीर में एक आदमी को आसमान से नीचे आते एक बड़े पक्षी ने चोंच मारकर मार डाला है। इसका क्या मतलब है? बड़ा पक्षी, फीनिक्स। किसी कारण से होआंग तुहा के दिमाग में राजकुमारी डोंग जूंग की छवि उभरी। वह एक ऊंचे मंच पर खड़ी थी और अपने बुरे सपने के बारे में बता रही थी। उसने कहा, नाम ते के फान थुकफी, फान नोक नहीं, 9 रिंग हेयरपिन वापस मांगने के लिए एक सपने में दिखाई दिए। 9 रिंग हेयरपिन। 9 रिंग हेयरपिन के नीचे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। होआंग तुहा घोड़े की पीठ पर बैठी, बस एक पल के लिए स्तब्ध।
ठंडा पसीना बह रहा था, जिससे वह सीधे बैठने में असमर्थ हो गई। क्या हुआ? सुंग को अचानक वोंग वान की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसे लड़खड़ाते और गिरने के करीब देखकर उसने लगाम पकड़ी और ना फातसा को वापस पकड़ने में उसकी मदद की। तभी हुआंग तुहा ने अपना संयम वापस पाया और अपने दिमाग में चल रही अजीबोगरीब बातों को जल्दी से दूर भगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। बहुत अंधेरा है, मैं सड़क को एक झटके में साफ नहीं देख पा रहा हूँ। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सामने वार्ड के चारों ओर एक छोटी दीवार थी। वार्ड के गेट के सामने 2 फीकी लालटेन लटकी हुई थी, जिन पर दाई निन्ह लिखा हुआ था। वे तीनों दाई निन्ह वार्ड के गेट के सामने अपने घोड़ों से उतर गए। जब चू तू तान ने देखा कि वोंग वान भी उसके पीछे अंदर आ रहा है, तो उसने आश्चर्य से पूछा, भाई वोंग, क्या तुम आज रात वार्डों में गश्त नहीं करने जा रहे हो? चांगान इतना बड़ा है, अगर मैं अकेले गश्त लगाऊं, तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? वोंग वान मुस्कुराया, वास्तव में मैं हर दिन बस कुछ बार जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। आज मैं आप सभी से संयोगवश मिला। मैंने पहले कभी किसी सरकारी वकील को किसी मामले की जांच करते नहीं देखा। इस बार मैंने अपने क्षितिज का विस्तार किया है। शव को कब्रिस्तान ले जाया गया है, वहां तुम्हारी आंखें खोलने के लिए क्या है? अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा, तो मैं आपको परीक्षा देखने के लिए आमंत्रित करूंगा। चू तू तान ने कहा। उसने गेट पर पहरा दे रहे पुराने सैनिकों को लाइथू बाग द्वारा लिखा गया कागज दिखाया, फिर उन्हें सीधे टोन गाई के घर ले गया। स्केबीज टोन का असली नाम टोन फुजोंग है, क्योंकि उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था और उसका सिर भी इम्पेटिगो से संक्रमित था, इसलिए सभी उसे स्केबीज टोन कहते थे। उसके कोई भाई बहन नहीं है और रिश्तेदार भी बहुत कम आते हैं। कुछ साल पहले उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया। अब वह दाई निन्ह वार्ड के उत्तर पश्चिम में एक जीर्ण शीर्ण घर में अकेला रहता है। चू तू तान ने उन दोनों लोगों को दीवार के किनारे उत्तर पश्चिम कोने में घरों की एक छोटी सी कतार में ले गया, जिनमें से एक का ताला खुला था और दरवाजे पर सरकारी मुहर लगी थी। चू तू तान ने अपना हाथ उठाया और धीरे से मुहर को छील दिया। यह स्पष्ट था कि उसने ऐसा 1 या 2 बार से अधिक किया था। कागज को बहुत ही कुशलता से हटाया गया, बिना किसी मामूली सी दरार के। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा जो बहुत दिनों से बंद था, खुलते ही एक बासी, सड़ी हुई गंध, सभी तरह की मिश्रित गंधों के साथ बाहर आ गई, जिससे लोगों को उल्टी होने लगी। चू तू तान ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने तुरंत हुआंग तुहा और वोंग वान के लिए अदरक, लहसुन और सिरके में भिगोए हुए कपड़े के 2 टुकड़े निकाले, जबकि उसने अपनी नाक को ढकते हुए कहा, यह गंध क्या है? यह न केवल सड़ी हुई लाशों की गंध है, बल्कि एक अवर्णनीय गंध भी है, सड़ी हुई लाशों की गंध से भी अधिक सड़ी हुई। वोंग वान ने अपनी नाक को कपड़े से ढक लिया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से इस भूत भगाने वाली गंध का आदी नहीं था। उसके पास कपड़ा उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं अब तुम्हारी पेंटिंग का उपयोग नहीं करूंगा, यह तुम्हारे लिए है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह अचानक रुक गया, एक पल के लिए झिझका, फिर कपड़े से अपनी नाक को ढक लिया और कपड़े के माध्यम से बुदबुदाया, तू तान, सुंग को, तुम दोनों ने कड़ी मेहनत की है। सुगंध के साथ मिश्रित दुर्गंध वास्तव में शुद्ध दुर्गंध से भी बदतर थी। चू तू तान ने आश्चर्य से पूछा, कैसी खुशबू? क्या तुम्हें इसकी गंध नहीं आ रही? वोंग वान ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह कपड़े से ढका हुआ था, फिर भी उसने अनजाने में अपने नाक के सामने कुछ बार हाथ हिलाया। यह लिंगजी है। हुआंग तुहा भी उतना ही आश्चर्यचकित था। क्या इस कमरे में लिंगजी है?
अंदर जाने से पहले उसने अपनी नाक ढक ली ताकि उसे कुछ भी गंध न आए। हाँ, यह अल्फाल्फा है, वोंगवान ने दृढ़तापूर्वक कहा। हालांकि यह बहुत हल्का है और इसमें सभी प्रकार की दुर्गंधें मिली हुई हैं। मैं सुगंधों के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ और इसे गलत नहीं समझूंगा। हर कोई आपकी प्रशंसा करता है कि आप सभी प्रकार की सुगंधों के मामले में राजधानी के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। मैं आप पर संदेह नहीं कर सकता, चू तो तान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन लिंगलिंग धूपबत्ती बहुत कीमती है, यह इस जर्जर घर में कैसे आ सकती है? यह अजीब है, लेकिन यह गलत नहीं लगता। वोंग ओआन ने पुष्टि की। होआंग तुहा ने अपना मुखौटा हटाया और कमरे को सूंघा। हालांकि वह इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली नहीं थी, केवल अपनी नाक की नोक पर सिरका और लहसुन की तेज गंध सूंघ रही थी। उसकी तुलना में चू तुटैन अधिक दुर्जेय था। जैसे ही उसने अपनी नाक से अपना हाथ हटाया, उसने सूंघकर सिर हिलाया। मैंने सुना कि तुमने कहा कि मुझे भी इसकी गंध आई। यह वास्तव में बेहोश है। ओह, यह कहाँ से आया? होआंग तुहा ने कमरे में रोशनी करने के लिए लालटेन थामे हुए उनकी बातें सुनी। चू तू तान ने जैसा कहा था, यह एक जीर्ण शीर्ण मिट्टी का घर था, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि इसमें केवल 4 नंगी दीवारें थीं। दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही मेरी नज़र प्रवेश द्वार के सामने एक छोटे से बिस्तर पर पड़ी, जिस पर तरह तरह की चीजें बिखरी पड़ी थी। घर में एक भी मेज नहीं थी। उत्तर के बाएं कोने में एक स्टोव था। 3-4 टूटी हुई मिट्टी की कटोरियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। उनके बगल में सूखी लकड़ियां और टूटे हुए चावल के बर्तन रखे हुए थे। दाईं ओर दीवार से टिकी एक टूटी हुई कुर्सी थी, जिसके सामने करीब 2 मीटर लंबी एक छोटी सी बेंच थी, जिस पर भी स्क्रैप मेटल भरा हुआ था। होआंग तुहा ने राख के ढेर में खोजबीन की, लेकिन उसे लिंगजी की कोई राख नहीं मिली। इसलिए वह बेंच पर रखी चीजों के ढेर की जांच करने के लिए दौड़ी और पाया कि उनमें से ज्यादातर टोकरियां या चकमक पत्थर जैसी रोजमर्रा की चीजें थीं, जो धूल से ढकी हुई थी। वह बिस्तर पर चली गई, बैठ गई और चारों ओर देखने लगी। बिस्तर छोटा और संकरा था, लगभग एक दरवाजे के आकार का, लेकिन उस पर कई चीजें रखी हुई थी, जैसे कपड़ों के कुछ फटे हुए टुकड़े, जंग लगी कैंची, एक छेनी, मन्नत के कागज के 2 ढेर और पानी की एक लौकी। बिस्तर के बगल में जमीन पर तकिए भी बिखरे हुए थे। एक काली टूटी हुई टाइल और सूखे कमल के पत्तों में लिपटे मुगवर्ट पाउडर के कई पैकेट भी थे। जब वे अभी भी जांच कर रहे थे, तो गांव का मुखिया पीछे से आया। उसकी आंखें अभी भी गीली थी और उसने झुककर उनसे कहा, तीनों अधिकारी, क्या अधिकारी अभी अभी अपनी जांच पूरी करके नहीं गए? आप रात में फिर से आकर जांच करने की जहमत क्यों उठाते हैं? चू तू तान ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, हम राजा का वेतन खाते हैं, इसलिए हमें राजा के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और न्याय बनाए रखना चाहिए। रात के तीसरे पहर के बारे में क्या? जहां कहीं भी शव हैं? नहीं, जहां गलत दोष सिद्ध हुए हैं, वहां हम हैं। सरदार ने प्रशंसा का भाव महसूस किया और जल्दी से उसे सलाम किया। हाँ, हाँ। होआंग तुहा ने निराशा में चू तुतान को देखा, फिर बिस्तर पर गंदगी की ओर इशारा किया और मुख्य कारण पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर ये चीजें क्या हैं? ली चीन्ह ने मुड़कर देखा और उदास होकर कहा, मुझे पता है, क्या ये वही चीजें नहीं हैं? क्या चीजें? चू तुतान ने जल्दी से पूछा। क्या टोन गाई ने पहले भी बुरे काम नहीं किए थे और उसकी बुरी प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई थी? बाद में किसी कारणवश उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया, इसलिए वह अहंकारी और घमंडी हो गया, हर जगह दिखावा करने लगा, जिससे पूरे मोहल्ले को सचमुच शर्मसार होना पड़ा। कुछ दिन पहले तक
तिएन फुक शिवालय में एक घटना घटी थी। राजकुमारी के महल में एक हिजड़ा बिजली की चपेट में आकर मर गया था। सभी ने कहा कि बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तो टोन गाई घबरा गया, प्रतिशोध के डर से। बीमार होने पर उसने सभी दिशाओं में प्रार्थना की, इसलिए वह सभी तरह के भूत भगाने के लिए हर जगह गया। देखिए सज्जनों, ये कुत्ते के खून और स्याही में भीगे हुए टाइल हैं। ये जादुई पानी से छिड़के हुए मन्नत के कागज हैं। और ये कैंचियां आत्मरक्षा के लिए हैं। ये बिस्तर पर हैं, देखो। जैसे ही उसने बात की, गांव के मुखिया ने अपने हाथ में दीपक उठाया और उन्होंने दीवार पर तरह तरह के जटिल आकर्षण, पेंटिंग और शब्द देखे। उन्हें नहीं पता था कि उसने उन्हें कहाँ से उठाया था। कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ बौद्ध, कुछ ताओवादी। खिड़की पर करुणा और मोक्ष का लकड़ी का चिन्ह था और दरवाजे के ऊपर लोहे की एक क्षैतिज पट्टिका थी जिस पर लिखा था, म्यू क्लियन ने अपनी माँ को बचाया। बिस्तर के सिरहाने पर क्वान एम की अपने बेटे को जन्म देते हुए तस्वीर थी। चू तू टैन आश्चर्यचकित था और उसने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह बिस्तर बहुत छोटा है और इसके आसपास बहुत सी चीजें बिखरी हुई हैं। क्या संस्केबीज इस पर सोते हुए भी करवट बदल सकता है? क्या उसे अब भी पीछे मुड़ने की जरूरत है? मेरा आधा शरीर घावों से भरा हुआ है, इसलिए मुझे करवट लेकर सोना पड़ता है। तो मैं कैसे करवट बदल सकता हूँ? जाहिर है, ली चीन्ह टोन गाई से बहुत नफरत करता था। उसे पूरे वार्ड की शर्मिंदगी समझता था। उसने तिरस्कार से कहा, तुम तीनों, यह सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब आज दोपहर टोन गाई का शव मिला, तो सभी ने कहा कि यह प्रतिशोध था। दूसरे की बेटी को खुलेआम रौंदते हुए, हर जगह डींग हाँकते हुए, सुना है उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। प्रतिशोध शीघ्र आता है। भले ही वह घर में छिप जाए, दरवाजे कसकर बंद कर ले, अंदर से कुंडी लगा ले और अपने आप को ताबीज से ढक ले, कभी बाहर कदम न रखे, फिर भी वह मौत से नहीं बच सकता। चू तू तान ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया, यह सही है। इसलिए इस दुनिया में रहने वाले लोगों को बुरे काम नहीं करने चाहिए। यह देखकर कि कोई उससे सहमत है, गांव का मुखिया अंतहीन बात करता रहा। मैंने सुना है कि जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने घर से आक्रोश की लहर निकलती देखी और एक काली जानलेवा आभा सीधे आसमान की ओर बढ़ी। सभी ने कहा कि अन्यायपूर्वक मारी गई महिला ने बदला ले लिया, उसकी आत्मा पुनः मिल गई और अंततः उसे शांति मिली। हुआंग जीहे और झू जी किन सिर्फ एक दूसरे को चुपचाप देख सकते थे क्योंकि आज दोपहर को वे अभी भी अन्यायपूर्ण तरीके से मृत शीथुई के साथ बातचीत कर रहे थे। कमरे की तलाशी लेने के बाद, मुख्य दरवाजे और खिड़की की कुंडी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, झू जी किन ने फिर एक मुहर लगाई जिसके ऊपर झो शब्द लिखा था। वांग यून ने अपनी नाक को ढकने वाले कपड़े को हटाया, फिर से घर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर हुआंग जीहे को देखा और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि चोंगगु ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूँ। हुआंग तुहा ने उसकी नज़र से बचने के लिए अपना सिर नीचे किया और सहजता से उत्तर दिया, यह सामान्य है। वैसे भी ऐसा हर दिन नहीं होता। इसके विपरीत, चू तुतान आत्मसंतुष्ट था। इस बार कुछ भी नहीं है। जब चोंगगु और मैं दाह संस्कार किए गए शवों को खोदने गए थे, तो आपने उन्हें देखा भी नहीं था। नहीं, हमने उन्हें नहर से शवों को निकालते देखा था। हुआंग जीहे ने अनसुना करने का नाटक किया और सीधे ना फाटसा की ओर चल दिया। वांग यू उसके पीछे पीछे गया और पूछा, यह घर लगभग सील कर दिया गया है। आखिरकार हत्यारे ने ऐसा कैसे किया? लेकिन हिजड़े, आप किस दिशा में जांच करना चाहते हैं? राजकुमार हाँ अपने घोड़े पर कूद पड़े और धीरे से बोले, अपना समय लेकर जांच करें।
मेरा हमेशा से मानना है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसे छिपाया नहीं जा सकता। यह सही है। जी किन की नज़र में चोंगो मामलों को सुलझाने में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो मेरे प्रिय के बराबर है। इस दुनिया में आपके लिए कौन सा मामला मुश्किल है? चू जी किन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मानो हुआंग जीहे की महिमा भी उसकी महिमा थी। हुआंग जीहे को नहीं पता था कि उसे मेरे प्रिय हुआंग जीहे वाक्यांश में पहले 3 शब्दों को छोड़ने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए या नहीं। सौभाग्य से चू जी किन बहुत मूर्ख नहीं था और उसने वांग यू के सामने यह जोर से नहीं कहा कि उसकी प्रिय उसकी मंगेतर थी। सौभाग्य से वांग यू चू जी किन की प्रिय के बारे में पूछने में दिलचस्पी नहीं रखता था। यह देखकर कि वे चौराहे पर पहुंचने वाले थे, उसने बस मुस्कुराया और हुआंग जीहे से कहा, तो जी किन, चोंगो, कल मिलते हैं। ठीक है, हम कल निश्चित रूप से समय पर आपके घर भोजन करने आएंगे। झू जी किन ने बार बार अपना हाथ हिलाया। वांग यू के जाने के बाद झू जी किन ने अपने घोड़े को सड़क पर चलने दिया और उससे चर्चा की। चोंगो, यह मामला मुश्किल लगता है, तुम क्या सोचते हो? हिजड़े, हुआंग तुहा ने सिर हिलाया। उम्मा, मुख्य दरवाजा और खिड़कियां सभी कसकर बंद हैं। इस बार यह कब्रिस्तान वाली घटना की तरह नहीं है जहां आप उन्हें तांबे के टुकड़े से खोल सकते हैं। यह सही है, चू तुटैन ने उदास होकर टिप्पणी की। यह कहा जा सकता है कि टोन स्कैबी एक सीलबंद लोहे के पिंजरे में मर गया। बस इतना कहते ही चू तुतान अचानक ठिठक गया, फिर बोल पड़ा, सुंग को ट्रुओंग हांग आन्ह के घर की पेंटिंग याद है? यह एक अजीब पेंटिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दिवंगत सम्राट ने उपहार स्वरूप दिया था और इसे घर के ठीक बीच में लटकाया गया था। होआंग तुहा ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, बेशक मुझे अभी भी याद है। वहां 3 अजीब मौतें हुईं। पहली बिजली गिरने से जलकर मर गई, दूसरा है लोहे के पिंजरे में मरना, तीसरा किसी बड़े पक्षी द्वारा चोंच मारकर मार दिया जाना। चू तुतान ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उत्तेजना और भय दोनों थे। अब 3 में से 2 मौतें टिचथुई के दुश्मनों की हो चुकी हैं। होआंग तुहा का मन भारी था, उसने केवल सिर हिलाया। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ, सर? हिजड़े, बताओ ये महज संयोग है या कोई जानबूझकर चाल चल रहा है? क्या आपको यह बहुत अजीब नहीं लगता? तुतान, होआंग तुहा ने उसकी ओर देखा। स्ट्रीट लैंप की टिमटिमाती रोशनी में उसकी आंखों में शांति झलक रही थी। कल सुबह हम ट्रोंग निहिका से मिलने और बात करने के लिए ताकिम गो वे जाएंगे। चू तुतान ने सिर हिलाया, उसका चेहरा फिर से चमक उठा, गर्व से भर गया। देखो चोंगो, आखिरकार एक बार मेरी तर्कशक्ति तुम्हारी तर्कशक्ति से तेज है। यह सही है, मुझे शर्म आ रही है। बोलते समय उसने दूर स्थित क्वी वोंग महल की ओर देखा और अचानक सबसे महत्वपूर्ण बात उसके दिमाग में आई। तीसरी मृत्यु, क्या वह प्रकट होगी? यदि ऐसा है तो कौन मरेगा? अगली सुबह आसमान साफ था और हवा ठंडी थी। चांगान में 10 लाख लोग थे। 1 या 2 मौतें मायने नहीं रखती थी। पूरा शहर अभी भी शांतिपूर्ण था। ली शुबाई ने हुआंग जीहे को निर्माण मंत्रालय में ले जाया। गाड़ी से बाहर नहीं निकला, बस एक सवाल पूछा, आज सीवर कहाँ साफ किया जा रहा है? फिर सीधे वहां चला गया। आज निर्माण मंत्रालय के लोग टोंगजी वार्ड में सीवर की मरम्मत कर रहे थे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने सीवर के प्रवेश द्वार पर मिट्टी खोदते हुए श्रमिकों और मजदूरों के एक समूह को देखा। निर्माण मंत्रालय के प्रमुख जियांग नीचे देखने के लिए नीचे झुके। नीचे सीवर का प्रवेश द्वार बिल्कुल काला था, बदबू बहुत तेज थी। जियांग केवल अपनी नाक पकड़कर मुंह बना सकता था, वह कुछ नहीं कर सकता था। जब ली शुबाई और हुआंग जीहे गाड़ी से बाहर निकले तो एक मजदूर प्रमुख जियांग को रिपोर्ट कर रहा था, नीचे सफाई हो गई है,
प्रमुख जियांग, देखो, क्या हमें अभी चार्ज करना चाहिए? मेजबान ने झिझकते हुए पूछा। क्या तुमने सचमुच यह सब साफ कर दिया? अगर मैंने ऐसा किया है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, सर। नौकर ने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। कोई बात नहीं, मुझे लोक निर्माण मंत्रालय ने यह काम सौंपा है, इसलिए मैं कोई लापरवाही नहीं कर सकता। यदि तुम्हें अब भी समझ नहीं आया तो बस मेरे पास आओ। तो तुम्हारा मतलब है कि वहाँ सब कुछ साफ है? ली थू बाक ने इत्मीनान से मास्टर तुओंग के पीछे से पूछा। दूसरे व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं था, लेकिन एक नज़र में वह अनुमान लगा सकता था कि इस व्यक्ति की एक असाधारण पहचान थी, और उसने तुरंत जवाब दिया, ओह माय, आपका सम्मान निश्चिंत हो सकता है, झांग लुअर। मैंने यह बिना किसी समस्या के किया। समारोह के संचालक ने पीछे मुड़कर ली थू बाक को देखा। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और सलाम किया। महाराज, आप इस गंदे स्थान पर क्यों आए? ओह, कृपया कुछ ताज़ी हवा के लिए हवा में खड़े हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है। क्वी के सफाई प्रेमी राजा सीवर गेट पर खड़े होकर नीचे देखते हुए पूछ रहे थे, क्या यह मामला ट्रुओंग लुकन्ही द्वारा प्रबंधित किया जाता है? हाँ, वह राजधानी के सभी बड़े और छोटे भूमिगत जलमार्गों को जानता है। कुछ साल पहले लोक निर्माण मंत्रालय ने भूमिगत सीवरों पर काम करने के लिए श्रमिकों की भर्ती की थी। वह नेता बन गया और लोक निर्माण मंत्रालय से मासिक वेतन प्राप्त किया। इसके अलावा उसे हर बार सीवर खोदने पर अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे। हुआंग तुहा ने पीछे से यह सुना और मन ही मन सोचा, यह हास्यास्पद नियम किसने बनाया कि हर बार नाली साफ करने पर उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना होगा? ऐसा करके क्या ये लोग बस यही उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि नाली दिन भर जाम रहेगी? हर 3 दिन में एक छोटा सा स्थान बंद हो जाएगा और हर 5 दिन में एक बड़ा स्थान बंद हो जाएगा। वे अब और मेहनत करने को कैसे तैयार हो सकते हैं? ली थू बाक ने कोई टिप्पणी नहीं की, केवल ट्रुओंग लुकन्ही को बुलाया और पूछा, क्या वहाँ सचमुच साफ है? हाँ सर, मैं समझ गया। आपके अनुसार क्या इसका उद्देश्य मिट्टी के अवरोध के बीच में एक गड्ढा खोदना है, जिससे पानी बहकर उससे निपट सके, या फिर उसके नीचे जमा मिट्टी को साफ करना है, ताकि कोई अवरोध न रहे? ओह, देखो परिवार ने क्या कहा। बेशक इसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। गंदगी का एक भी कण नहीं बचा था। ट्रुओंग लुकन्ही ने अनुमान लगाया कि ली थू बाग देखने के लिए नीचे नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाई। अदालत हमें मासिक वेतन देती है। हम यह भी जानते हैं कि यह मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है। हम कैसे लापरवाह होने की हिम्मत कर सकते हैं? हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था, जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा। ली थू बाक ने ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने कान्हू को दोनों ताले पीछे ले जाने का संकेत दिया। सचमुच, जैसे ही 2 विशाल ताले बाहर लाए गए, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। आज से लोक निर्माण मंत्रालय ने जल निकासी पर नए नियम जारी किए हैं। मैं उन्हें पहली बार लागू करूंगा। आपने वादा किया था कि नीचे की जमीन साफ और कीचड़ से मुक्त होगी। यह राजा भी जानता है कि हमारे शाही सीवर हमेशा नीली ईंटों से बने होते हैं, 3 फीट ऊंचे और 5 फीट चौड़े, जो किसी व्यक्ति के चलने के लिए पर्याप्त से ज्यादा होते हैं। रेंगने की तो बात ही छोड़िए। ली शुबाई ने एक ताले की ओर इशारा करते हुए कहा, सीवर साफ हो चुके हैं। आप इस काम के प्रभारी टीम लीडर हैं। आपको नीचे जाना होगा। मैं खुद सीवर बंद कर दूंगा। आप साफ सीवर का अनुसरण कर सकते हैं, जबकि मैं जमीन के ऊपर जाऊंगा। मैं आपके मार्ग का अनुसरण करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा और पुनः शुरू करूंगा। जब मैं दूसरी बार निकास द्वार पर पहुंचूंगा, चाहे आप बाहर निकले हो या नहीं,
मैं बचे हुए ताले का उपयोग करके निकास द्वार बंद कर दूंगा, चाबी लूंगा और चला जाऊंगा। उसे यह कहते हुए सुनकर झांग लियुएर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ भूरे हो गए। वह अपने गले में कराहती रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ली शुबाई ने ताला उठाया, हुआंग जीहे को इसे खोलने का संकेत दिया और सीवर को बंद करने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा आपने कहा था कि नीचे साफ था और गंदगी का एक भी निशान नहीं बचा था, इसलिए आप बाद में बाहर आ सकते हैं। अगर आप बहुत गंदे हो गए तो यह राजा खुश नहीं होगा। आपका महाराज। त्रुओंग लुकनी सांप की तरह कांप उठा, सड़क के बीच में घुटनों के बल बैठ गया। कृपया कृपया मुझे नीचे जाने दीजिए, नीचे जाकर फिर से जांच कीजिए। किसी भी गलती से बचने के लिए लिथु बाख ने आधा मुस्कुराया, आधा नहीं, अपने हाथ में ताला ट्रे पर रख दिया। जाओ। जिंगयू ने पहले से ही अपने पीछे टिड्डे के पेड़ के नीचे कुर्सियां लगा रखी थीं, इसलिए ली शुबाई वहां बैठ गए, अपने हाथ धोए और ठंडी हवा का आनंद लिया। जिंगयू ने चाय, पानी और 4 स्नैक्स रखे, फिर बर्फ की बाल्टी खोली और ठंडा पानी बनाना शुरू कर दिया। हुआंग जीहे ने ठंडे दूध का एक कप पकड़ा और उसे घूंट घूंट करके पीते हुए झांग लियुएर और कुलियों के पूरे समूह को पागलों की तरह सीवर के चारों ओर ऊपर नीचे जाते हुए, कीचड़ का एक के बाद एक भार निकालते हुए, इसे पहाड़ की तरह ढेर करते हुए देखा। सौभाग्य से वे दूर बैठे थे, इसलिए उन्हें बदबू नहीं आ रही थी। मास्टर जियांग खुशी खुशी ली शुबाई के पास गए और उत्साहित होकर कहा, इस कानून के पारित होने से राजधानी को अब बाढ़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ताओ 1 फुट ऊंचा है, शैतान एक झांग ऊंचा है, वे जल्द ही इससे निपटने का एक तरीका खोज लेंगे और मुझे डर है कि इसकी शुरुआत खुद मास्टर से होगी। मालिक इतना डर गया कि उसे पसीना आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने हमेशा कानून का पालन किया है और कभी भी किसी निजी लाभ की कोशिश नहीं की। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस चिंतित था कि मास्टर तुओंग उन्हें कड़ी मेहनत करते देख लेंगे और अनुशासन ढीला कर देंगे। वैसे भी इस घटना के कारण शहर के लोगों को अपने घर भी खोने पड़े। हाँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और इसमें ढिलाई नहीं बरतूंगा। सूर्य लगभग अपने चरम पर था जब त्रुओंग लुकनी, जो अब कीचड़ में सना हुआ था और बंदर जैसा दिख रहा था, ने अंततः अपना मन बनाया और हकलाते हुए दौड़ कर आया। महाराज, मुझे लगता है कि यह ठीक है। ली शुबाई ने सिर हिलाया, उठकर सीवर की ओर चल दिया। झांग लुएर ने अपने बगल में रखी पानी की बाल्टी ली, सिर से पैर तक पानी डाला, अपने कपड़ों और चेहरे पर लगी मिट्टी को धोया, फिर नीचे झुका और सीवर में रेंगने लगा। इस बार झांग लुएर दृढ़ निश्चयी था। ली शुबाई ने अभी आधी दूरी ही तय की थी कि वह दूसरे छोर से रेंगकर बाहर निकल आया। उसका शरीर कीचड़ से सना नहीं था। बुरा नहीं है, अगर यह हमेशा ऐसा ही होता तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर देखने की कोई जरूरत नहीं होती। लीथू बाक ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की। भीड़ भी चारों ओर इकट्ठी हो गई और वे भी उत्साह से बातें करने लगे। सभी खुश थे। किसी ने तो ट्रुओंग लुकनी पर चिल्लाकर कहा, लुकनी बहुत तेज दौड़ता है, राजा क्वी को तुम्हें शहर के नालों में दौड़ाना चाहिए था। हाँ, किसी और ने कहा, ल्यूकनी के सीवर में रेंगने में इतनी दिलचस्प क्या बात है। अगर वह बॉस टिएन को सीवर में रेंगने के लिए कहता तो और भी मजेदार होता, है ना? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक छोटे मोटे आदमी का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ली शुबाई ने उसे एक नज़र में पहचान लिया और हुआंग जीहे को इशारा किया। मास्टर जियांग ने सभी को अपनी मजदूरी लेने के लिए बुलाया। हुआंग तुहा ने देखा कि ट्रुओंग ल्यूकनी को पैसे मिलने के बाद वह उस व्यक्ति के पास चली गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए। फिर वह उसके सामने गई,
अपने हाथ जोड़े और सलाम किया। बड़े भाई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका नाम क्या है? छोटे मोटे आदमी ने देखा कि कुई के राजा के पास खड़े हिजड़े ने अचानक उसके बारे में पूछा, तो वह तुरंत मुस्कुराया और खुशामद करते हुए बोला, नमस्कार हिजड़े। हिजड़े, तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा मुझसे क्या काम है? राजकुमार हा ने पूछा। बड़े भाई, क्या आप राजधानी में प्रसिद्ध बॉस टीएन क्वान साच हैं? ओह प्रिय, मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं है। मैं जीवनयापन के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए बस कुछ दुकानें खोलता हूँ। उसने सिर झुकाते हुए और पीठ झुकाते हुए बताया कि उसका रूप रंग विनम्र था। उसका शरीर पानी के घड़े की तरह छोटा और मोटा था, लेकिन वह इतना नीचे झुक सकता था। यह वाकई दुर्लभ था। होआंग तुहा ने सभी तरह के लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह एक हिजड़े की तरह अपनी पीठ और घुटने मोड़ लेता था, वाकई दुर्लभ था। उसने थके हुए स्वर में कहा, मिस्टर टीएन, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। मैं जो जानता हूँ वह तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उसने आगे सीवर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या बॉस टीएन ट्रोंग ल्यूक नी को जानता है? मैं वास्तव में इसे छिपाने की हिम्मत नहीं करता। हिजड़े, मेरे पास एक घोड़े की दुकान थी, और बाद में मैंने बढ़ी और राजमिस्त्री के एक समूह की भर्ती की जो लोगों के लिए घर बनाने में माहिर थे। बाद में मैंने कुछ काम भी किए और फिर राजधानी में सीवर साफ करने में माहिर कुछ भाइयों के साथ मिलकर यह काम किया। इसलिए उसे हकलाते हुए देखकर ट्रुओंग लुक नी ने उसके लिए उत्तर दिया, मुझे वास्तव में खेद है। यह सिर्फ इसलिए है कि हम कुलियों ने बाहर अतिरिक्त काम किया, कभी कभी बॉस टीएन को थोड़ा पैसा कमाने में मदद की। हालांकि इन लोगों को सरकार से वेतन मिलता था, लेकिन कभी कभी वे बाहर अतिरिक्त काम भी कर लेते थे। सभी ने इस पर आंखें मूंद ली, इसलिए होआंग तुहा ने इसकी जांच नहीं की। लेकिन टीएन क्वान सच इतना डर गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई और वह कहता रहा, मैं दोषी हूँ, कृपया मुझे दंड दो। कृपया, महान दयालु नपुंसक, इस विनम्र व्यक्ति को जीने का मौका दें। श्री टीएन, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आपका पीछा करने का इरादा नहीं रखता। उसकी दलील सुनकर होआंग तुहा को समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने उसे बात करने के लिए एक तरफ जाने का इशारा किया। वे दोनों एक छोटी जीर्ण दीवार के पास चले गए और होआंग तुहा ने पूछा, क्या मिस्टर टीएन टोन गाई को जानते हैं? मैं परिचित नहीं हूँ। जैसे ही उस मामले का उल्लेख किया गया, श्री कियान का चेहरा पीला पड़ गया और बहुत भद्दा लग रहा था। हिजड़े, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं नशे में था और लापरवाही से काम कर रहा था। गलती से कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके सन परिवार का दरवाजा तोड़ दिया। उस समय वहां मौजूद हर कोई इस बात की गवाही दे सकता था कि जब मैं अंदर घुसा तो सन की खुजली पहले से ही सड़ रही थी। केवल 2 घंटे के लिए मरा हुआ यह कैसे सड़ सकता है? सोंग होआंग तुहा ने उसे घुमाने की जहमत नहीं उठाई, केवल इतना कहा, मैं यह जानता हूँ। मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि कल दोपहर को आप कहाँ थे? कल दोपहर को मैं तिनआन वार्ड में ऋण वसूली के लिए गया हुआ था। बहुत से लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। श्री टीएन के चेहरे पर उत्साह के साथ मांस हिल गया। डाली मंदिर ने भी जांच की, यह सच है। हिजड़े, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। कल तो मैंने लाश को भी छुआ था। मैंने सुना है कि अगले 3 वर्षों तक दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा करेगा। मुझे अपने व्यवसाय के बारे में क्या करना चाहिए? मैं कल रात इतनी चिंता में था कि मैं एक पल भी सो नहीं सका। तो क्या आप कभी राजकुमारी डोंग जुओंग के दामाद वेई बाओ होंग से मिले हैं?
होआंग ने अपनी हृदय विदारक कहानी बीच में ही रोक दी। यह सुनकर टिएन क्वान सच स्तब्ध रह गया। उसके मोटे चेहरे पर दुख की अभिव्यक्ति जम गई। उसे देखकर हंसी आ रही थी। तुमने दाली मंदिर के लोगों से झूठ बोला। तुम वास्तव में राजकुमार पत्नी से मिले थे, है ना? टिएन क्वान सच चौंक गया। कांपते हुए उसके शरीर से 2 चांदी की सिल्लियां निकालीं और उसे उसके हाथों में थमा दिया और विनती की, हिजड़े, मेरी जान बख्श दो। यह छोटा बच्चा राजकुमार से बस कुछ ही बार मिला है और उससे कभी बात नहीं की है। कुल कितनी बार? होआंग ने बिना पलक झपकाए चांदी को पीछे धकेल दिया। 2। बस 2 बार। सच में बॉस टिएन को पता होना चाहिए कि धोखा देने वाले सार्वजनिक कर्मचारियों, विशेष रूप से दाई ली तु के अधिकारियों को दंडित किया जाएगा, है ना? 3 बार। सचमुच। एक बार मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी थी और मैंने दूर से राजकुमार को देखा। मैं जल्दी से भाग गई। इसलिए मैंने केवल 2 बार गिनती की। टिएन क्वान साच की इच्छा थी कि वह रोए और नाक से नाक बहे, ताकि उसकी तकलीफ और बढ़ जाए। इसलिए उसने उसकी आस्तीन में एक और चांदी की सिल्लियां ठूंस दीं। होआंग ने चांदी की सिल्लियां वापस धकेल दी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बॉस टिएन, मुझे पता है कि आप अमीर हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चांदी लेकर आते हैं। मेरे जैसा हिजड़ा इतना उपयोग कैसे कर सकता है? आपको मुझे विस्तार से बताना चाहिए कि आप राजकुमार से कब कब मिले थे। क्वान सच का चेहरा बोरी की तरह झुर्रीदार हो गया, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने अपनी उंगलियां फैलाईं और गिनती की, हे भगवान, हिजड़े, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। यह 3 बार था, वास्तव में केवल 3 बार। मैंने सुना कि वह मुझसे कुल 3 बार मिले थे। पहली बार लेफ्ट जिनवू गार्ड के घोड़ा परीक्षण मैदान में था, मेरे पिता ने मुझे बताया। दूसरी बार राजकुमारी के महल में था। उसके आदमी पानी की पाइपों की मरम्मत करने आए थे। वह भी निगरानी करने आया था, क्योंकि उनके पूरे शरीर से बदबूदार कीचड़ की गंध आ रही थी। राजकुमार पत्नी ने उन्हें राजकुमारी के पास न जाने के लिए कहा। तीसरी बार राजकुमारी के भवन के बाहर टिएन क्वान साच ने दामाद की गाड़ी को आते देखा, इसलिए वह जल्दी से सड़क के एक कोने में छिप गया। पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुनने के बाद लिथु बाक ने केवल इतना पूछा, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? बेशक मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उसके जैसे घटिया व्यापारी को अगर मौका मिले तो वह राजकुमार से मिलने के लिए हजारों तरीके खोज लेगा। वह उससे कैसे बच सकता था? ली शुबाई ने कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि पुनः पूछा, वह दाली मंदिर को धोखा देने के बारे में क्या कहता है? उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि दामाद के साथ कुछ हुआ था और यह उस घोड़े से संबंधित था जिसे उन्होंने ताकिम नगोवे को बेचा था, और दामाद ने पहले भी टिएन क्या के घोड़े पर टिप्पणी की थी। इसलिए वह मुसीबत में पड़ने से डर रहे थे। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि वह उससे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अच्छा रहेगा। लीथू बाक खड़े हुए और बोले, लगभग दोपहर हो गई है, चलो महल में वापस चलें। रसोई से कहो कि चामलू मंच पर चावल सजा दे। होआंग बहुत देर तक हिचकिचाती रही, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लीथू बाक ने उसकी ओर देखा, क्या? चू टू टैन का मेरे साथ अपॉइंटमेंट है आज दोपहर को ताकिम गोवे आने का। उसने एक मौका लिया और उसे बताया, लेकिन वह अभी भी चिंतित थी। इसलिए उसने कहा, वैसे चलो देखते हैं कि दामाद मामले के बारे में कोई सुराग मिलता है या नहीं। ली शुबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे गौर से देखा। दोपहर के सूरज की वजह से उसे पसीना नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी एक नज़र से ही उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। वह अपना चेहरा नहीं उठा पा रही थी।
सौभाग्य से एक पल बाद ली शुबाई ने आसमान की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, शाही महल में एक हिजड़े के रूप में तुम अभी भी हर जगह भीख मांगते फिरते हो। वह मन ही मन रोई और सोचने लगी, क्या यह इसलिए नहीं है कि अपने परिवार के कारण ही मैं गरीब रह गई हूँ। अगर आप ऑफिस में खाना खाने आते हैं तो भी आपको मौका मिलना चाहिए। हाँ, यह नौकर उसका अपराध जानता है। यह नौकर जाकर चूतुतान को बताएगा। कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा आप गांव के शिविर में हैं, लेकिन आपका दिल हान में है। यह सोचकर कि ताकिम नगोवे में भोजन बहुत स्वादिष्ट है। यह कहने के बाद उसने उसे पीछे छोड़ दिया, मुड़ा और चला गया।